नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे पूरी हुई तैयारी उपचुनाव की बारे। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने एक दिन पहले पार्टी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेता बसंत कुमार को प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से कई दिनों की उठापटक के बाद आज बागेश्वर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस ने बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रत्याशी को बागेश्वर विधानसभा का कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी रंजीत दास भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद से कांग्रेस में 2 दिनों तक मंथन का दौर चला और रविवार को कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई और आज उन्हें बागेश्वर विधानसभा का विधायक प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बसंत कुमार को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद करण माहरा ने बताया कि वो विधानसभा चुनाव को भारी मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बसंत कुमार के आने से पार्टी मजबूत हुई है और कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ा है और चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। वही भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी घोषित किया है। किसकी कितनी तैयारी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने एक दिन पहले पार्टी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेता बसंत कुमार को प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कई दिनों की उठापटक के बाद आज बागेश्वर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस ने बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रत्याशी को बागेश्वर विधानसभा का कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी रंजीत दास भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद से कांग्रेस में 2 दिनों तक मंथन का दौर चला और रविवार को कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई और आज उन्हें बागेश्वर विधानसभा का विधायक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही भाजपा ने कांग्रेस के प्रत्याशी घोषणा करने पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 3 नामों का पैनल पहले ही भेजे जाने की बात कही थी। इसके बाद रविवार को बसंत कुमार को पार्टी में शामिल किया और सोमवार को इन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिससे साफ है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। तो है ही, जब ईमानदारों की भ्रष्टाचारियों से लड़ाई होती है तो चुनौती होती है, क्योंकि वो अपने नैतिक मूल्यों से हटकर भी लड़ाई को लड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जो है वो नैतिकता का एक दायरा रहता है, नैतिकता की सीमा रहती है, नियम कानून भारत के संविधान को मानने वाले लोग हम हैं। तो चुनौती तो होगी ही, क्योंकि भ्रष्टाचारियों से देश को आज़ाद करना है, अत्याचारियों से देश को आज़ाद करना है और इस प्रदेश की, इस विधानसभा की जनता को न्याय दिलवाने के लिए आगे आना है। तो चुनौती तो रहेगी। बसंत कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्यता, यह एक स्वाभाविक पक्ष होता है। कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है। तो करण मेहरा जी आज स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर पर उन्होंने भेजा है, या वो यह बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। और मैं शुरू से ही कह रहा था कांग्रेस अपने कार्यकर्ता छल करती है और बसंत कुमार की ज्वाइनिंग के बाद अगर उनका टिकट होता है तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो पैनल कांग्रेस ने भेजा था उस पैनल में क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भेजा पार्टी का सदस्य ही नहीं है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक हुए 14 में से 13 उपचुनाव में सत्ता पक्ष को ही जीत मिली है। वहीं चुनाव आयोग ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर की तिथि घोषित की है, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। बता दें कि बागेश्वर की सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई है। भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा का कहना है कि जल्द बागेश्वर में स्टार प्रचारक भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार का सिस्टम है, उसके लिए अभी हमारी चुनाव समिति यहाँ के लिए स्टार प्रचारकों की भी घोषणा करेगी और हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वो लगातार पिछले कई महीनों से वहां पार्टी के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं और आगे के जो है स्टार प्रचारकों के दौरे होंगे, अन्य प्रकार की जनसभाएं होंगी, उसकी जानकारी तय होने के पश्चात आपको बताएंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से तैयारियां हैं। वहां पर जो 180 बूथ थे उनका पुनर्गठन जो है हम कर चुके हैं। कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी 3 बार पहले वहां दौरा कर चुके थे, अभी तो वहीं पर उन्होंने कैंप किया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों, जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हों, लगातार बागेश्वर के संपर्क में है और बागेश्वर में हमारी जमीनी तैयारियां इतनी मजबूत हैं कि इसी से भाजपा में बौखलाहट है। भाजपा जो है आज तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई, जबकि 4-5 दिन हो गए हैं उन्होंने अपना पैनल भेजा था। आखिर पैनल भेजने में जो जल्दबाजी की गई, उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर करने में डर क्यों रही है भाजपा? कुल मिलाकर बागेश्वर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। पर सवाल ये है कि क्या बागेश्वर की जनता एक बार फिर बीजेपी को जीत का स्वाद चखाएगी? क्या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के सहारे भाजपा को सबक सिखा पाएगी? क्या कांग्रेस राज्य के उपचुनाव में इतिहास को बदल पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार को प्रत्याशी घोषित किया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है। स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी को टिकट दिया गया है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं उपचुनाव की तैयारी कौन किस पर भारी। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने एक दिन पहले पार्टी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेता बसंत कुमार को प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से कई दिनों की उठापटक के बाद आज बागेश्वर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस ने बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रत्याशी को बागेश्वर विधानसभा का कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी रंजीत दास भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद से कांग्रेस में 2 दिनों तक मंथन का दौर चला और रविवार को कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आज उन्हें बागेश्वर विधानसभा का विधायक प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बसंत कुमार को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद करण महारा ने बताया कि वो विधानसभा चुनाव को भारी मतों से जीताएंगे। उन्होंने कहा कि बसंत कुमार के आने से पार्टी और मजबूत हुई है और कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ा है और चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। वहीं भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सिंह बिष्ट जी कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि उपचुनाव होने हैं बागेश्वर में, जिसको लेकर तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने की इस बार, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है वो एक साथ मिलकर ये सब चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कितना इफेक्ट उत्तराखंड में डालेगा ये देखना होगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। उससे पहले अगर ये जीत हासिल करती है, कौन जो भी पार्टी हासिल करती है, कहीं ना कहीं उससे जनता का जो मूड है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर ये इतिहास रहा है
कि अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सत्ता पक्ष ने ही बाजी मारी है, लेकिन कितना असर देखने को मिलेगा ये ज़रूर देखना होगा। साथ ही साथ क्योंकि इस बार विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, भू कानून को लेकर हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हो। कांग्रेस की पदयात्रा भी आपको बता दें कि होनी है उपचुनाव से पहले, तो इस पदयात्रा का क्या असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उसका कितना असर पड़ सकता है आगे। साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जन जन तक इस मुद्दे को पहुंचाना चाहती है। अगर हम बात करें बीजेपी की तो वो जितने भी योजनाएं हैं उनको लेकर अभी तक जनता के बीच में गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं इस पर एक अहम रोल भी है। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि कोई जनाधार अभी आम आदमी पार्टी का नहीं है उत्तराखंड में। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो पहले प्रदेश उपाध्यक्ष रहे अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया बसंत कुमार जी को। तो ये कितना इफेक्ट डालेगा चुनाव में ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस जो है इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि इस पर बात की जाए। जितेंद्र सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात कर रहे हैं उपचुनाव की तैयारी कौन किस पर भारी। जितेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। सत्यवीर सिंह चौहान प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सिंह सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूँगी कि अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे उनको आपने अपनी पार्टी में पहले शामिल किया और उसके बाद उनको प्रत्याशी घोषित किया है। क्या जनता इस समीकरण को समझ पाएगी? कितना ये आपकी पार्टी के लिए लाभदायक साबित होंगे बसंत कुमार जी? जी, बसंत कुमार जी के आने से कांग्रेस मजबूत। जितेंद्र सिंह जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। सत्यवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, उपचुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की? क्योंकि कांग्रेस की जो पदयात्रा है वो कहीं ना कहीं लगता है कि क्या बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? मैं एंकर महोदय जी का नाम जानना चाहूंगा पहले। यशी शुक्ला। यशी जी धन्यवाद। यशी जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चंदन रामदास जी का जिस प्रकार से निधन हुआ वो हम सभी के लिए बहुत ही आघात का विषय है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में जनता के बीच में रह के काम किया वो वास्तव में एक उदाहरण और प्रेरणा का मार्ग स्रोत है। और जिस प्रकार से उन्होंने अल्प समय में ही एक मंत्री के रूप में जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड की सेवा करने का काम किया और अनेक क्षेत्रों में उन्हें इस प्रकार के परिणाम देखने को सामने मिले जो मुझे लगता है कई दशकों तक याद किए जाएंगे। और इसी के अगर मैं देखूं तो अगर बागेश्वर की दृष्टि से देखूं तो उन्होंने बागेश्वर में जिस प्रकार से एक से एक ऐसे काम किए जिनका की जनता से सीधा का सीधा कारोबार है। चाहे जहाँ वहाँ पर जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र बागेश्वर है वहाँ पर डिपो परिवहन का डिपो बनाना वास्तव में अपने आप में उनकी विकास परक नीति किस प्रकार से कि आम लोगों को किस प्रकार से मदद मिल सके, किस प्रकार से उनके जीवन को सरल बनाया जा सके, उसी की दृष्टि को देखते हुए उन्होंने वहां पर अपने मंत्री के कार्यकाल में जिस प्रकार से अल्प समय में ही एक डिपो देने का काम किया। वहां पर जो जिला हॉस्पिटल है वहां पर जिन प्रकार से नए इक्विपमेंट लाना, किस प्रकार से उस हॉस्पिटल को अपने द्वारा किस प्रकार से वहां मदद पहुंचाना, वो भी उन्होंने वहां लगातार काम किए। यही नहीं, समाज कल्याण मंत्री रहते हुए उन्होंने किस प्रकार से अधिक लोगों को वृद्धा पेंशन या अन्य पेंशन के माध्यम से किस प्रकार से। सत्यवीर जी, मेरा सवाल ये था, क्या काम किया गया, क्या काम नहीं किया गया, वो तो बात का विषय है। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो कांग्रेस की पदयात्रा है इसका कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा तो है नहीं कि असर नहीं पड़ा था। और अगर उत्तराखंड में राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आते हैं उपचुनाव से पहले, तो क्या जनता के दिल में कहीं एक अलग उनके क्या उनको सोचने के लिए एक विकल्प नहीं मिलेगा? क्या उनके दिमाग में एक बार कांग्रेस पार्टी का ख्याल नहीं आएगा? इस पदयात्रा को कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? यशी जी, मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि इस पदयात्रा के जब चल रही थी तमाम चुनाव हुए, उन चुनावों में भी आप देखोगे, चाहे हमने जिस प्रकार से गुजरात का चुनाव हो, एक तरफा हमने जिस प्रकार से ऐतिहासिक वहाँ पे विजय कराई, और इस विगत एक वर्षों में जिस प्रकार से 11 चुनाव हुए, 11 चुनाव में से हमने 8 चुनाव जीते, उसमें से आम आदमी पार्टी एक चुनाव जीती।
तो ये सब ट्रेंड दिखाता है कि वास्तविकता जमीन पर क्या है, यात्रा का विषय किस प्रकार से लोगों को डाइवर्ट किया जाए, वो कुछ इससे लाभ होने वाला नहीं है। और उपचुनाव की दृष्टि से मैं सिर्फ क्या देना चाहता हूँ, यशी जी आज तो जिस प्रकार से बागेश्वर से सूचना आ रही है, वहाँ की जनता ने जो एक मत बनाया है कि हमारे बीच में रहने वाले एक जन सेवक ने जिस प्रकार से हमारी सेवा करी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि किस प्रकार से दी जाए, उन्होंने एक मन बना रखा है। आप ये देख लो, मैं ये आरोप या प्रत्यारोप का विषय नहीं कहूंगा यशी जी की क्या पत्ते कि इन्होंने किसी दूसरी पार्टी से नेता लेके आए, मगर लेके तो आते कम से कम विजयी ऐसा कोई नेता लेके आते जिसकी पूर्व में इस प्रकार का इतिहास रहा हो कि जिसने कि अपने दल को जीत दिलाई हो। मगर हारे हुए कैंडिडेट को लाना, उससे किस प्रकार से जो राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी, किस प्रकार से आश्वस्त हो जाती है कि वो हमें विजय दिलाएगा। और जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ यशी जी, आपको बताना भी चाहता हूँ, बागेश्वर जिस प्रकार से मतदान करेगा, आप भी देखना, हम चुनाव के जिस जो रिजल्ट होंगे आपके साथ बैठेंगे, चाहे कोई हमारा दूसरी पार्टी, हमारी पार्टी का कोई अन्य प्रवक्ता होगा, मगर आपके सामने वो जिस प्रकार के रिजल्ट के आंकड़े आएंगे। मैं वापस आऊंगी सत्यवीर जी। राजेश बीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ गिरधर शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजेश बीर जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? चूंकि गठबंधन है, तमाम चीज़ें हैं, और आपकी ही पार्टी के बसंत कुमार जी ट्रांसफ़र हो जाते हैं कांग्रेस में और उसके बाद उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। इसे कैसे पॉजिटिव लें, किस तरीके से लें हम इस बात को? देखिए इसी भी ऐसा है, राजनीति है, राजनीति में सब देख रहे हैं, कभी बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को ले लेते हैं, कभी कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये चलता रहता है। और उनका पसंदीदा व्यक्तिगत ये अपना निर्णय रहा होगा कि बहुत समय से वो पार्टी से दूर थे, अस्वस्थ भी थे, और जैसे उनके पिताजी का चुनाव के तुरंत बाद अगर मैं कहूँ कि वो अपने ध्येय को त्याग कर वैकुंठ लोक की ओर चल दिए थे, तो बड़ी परेशानी में वो रहे और बातचीत में नहीं थे। और रही बागेश्वर में चुनाव की बात, अभी 17 तारीख तक का समय है नामांकन दाखिल करने का, तो अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार से बसंत जी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ने उनको अपनी ओर ले लिया, हो सकता है कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट जिससे हमारी बात चल रही है वो शायद सत्ता से पहले नॉमिनेशन फाइल कर दे अपना। पर ऐसा नहीं है कि हर बारी बीजेपी वालों को लगता है कि ऐतिहासिक जीत करेंगे। पंजाब और दिल्ली को भूल गए हैं। वहां पे जहाँ पे लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो समझते हैं कि राजनीति में बीजेपी ने किस तरीके से देश के लोगों को एक नासमझी से वोट लेने का काम किया, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी इसका फर्क पड़ेगा। जो लोग समझेंगे वो एक ऐसी पार्टी को मौका देंगे जो काम करना चाहते, केवल बोल के लोगों को कम करना नहीं चाहती। ऐसी पार्टी को मौका इस बार ही नहीं मिलेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है। पीसी थपलियाल जी, एक सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी हो गई है? बसंत कुमार जी जो कल आम आदमी पार्टी से आए और उन्हें ही प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? जितेंद्र सिंह बिस जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। अब राजनीति में कोई विचारधारा, कोई दीन ईमान नहीं रह गया है। आपने इस राज्य में 10 कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बस में बिठाकर गुड़गांव और जयपुर और कहां ले जाते हुए भी नंगा नाच इन भाजपाइयों का हमने देखा। हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा और मिस्टर बाली या दोनों किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। मालूम नहीं किस मुंह से ये लोग बात करते हैं। ये कभी ये अपने दामन में नहीं देखते कि ये परिवारवाद की बात तो करते हैं कि परिवारवाद वहां है, लेकिन खुद परिवारवाद के शिकार ये लोग। इनका कोई दीन ईमान नहीं, इनका केवल राजनीति और दूसरों को गाली देना इनका काम रह गया है। जहां तक भारतीय जनता कांग्रेस का जो ये कदम है, ये कदम उस विचारधारा के मुताबिक है जिसमें कि पूरा देश इंडिया वर्सेस एनडीए में जा चुका है। 2 धाराओं का सीधा टकराव, पहला टकराव बागेश्वर की धरती पे मिलेगा। और वो भ्रष्ट परिवार, जिस परिवार की बेटी 13 नंबर लेकर जॉब करती है और इसीलिए उनके बेटे को भी उनको घर में बिठाना पड़ा, और पत्नी जो राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थी उसको सर में बिठाकर चलने वाली पार्टी बसंत कुमार का सामना कैसे करेगी ये देखना है। क्योंकि इंडिया है, आज आम आदमी पार्टी इंडिया का हिस्सा है मैडम। इसलिए कहीं हम ऐसा नहीं होता कि उन्होंने वहां से यहाँ ले लिया, उन्होंने खरीदा नहीं।
बसंत जो है एक अपने आप में दमदार कैंडिडेट रहा है। उन्होंने पहले 2 चुनाव में ऐसी नहीं चुनौतियां तो दी थपलियाल हैं जी, आपको ये लगता है कि बसंत कुमार जी पार्वती दास जी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? महाकड़ी टक्कर, तभी तो नहीं तो गौरव को उठाने जा रहे थे ये लोग। उस बेचारी को जबरदस्ती की, भैया वो नहीं चाह रही है चुनाव में लड़ना, उसको जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। और जिससे कि क्योंकि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम लोग ऐसे दयालु लोग हैं, हम अपनी मातृशक्ति को मतलब दया भाव से देखते हैं। अरे बेचारी विधवा, अरे बेचारी इसको इस चले तो सिंपैथी वोट भी तो तगड़ा। रुकिएगा सत्यवीर जी प्लीज। जितेंद्र बिष्ट जी, जैसा कि अभी थपलियाल जी ने कहा कि बसंत कुमार जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और लेकिन सिंपैथी वोट भी होता है। ये हमें मानना पड़ेगा कि सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं पार्टी को जाता है, और हमेशा हम देखते हैं कि उपचुनाव में अमूमन यही होता है कि जो सत्ता में है उसको ही वही जीत हासिल करता है, और उत्तराखंड का तो ये मिथक भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर सिंपैथी की अगर आप बात कर रहे हैं और भाजपा अगर सिंपैथी वोट लेना चाहती है तो उनको जो है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाजपा के जो वहां पर मिनिस्टर थे, उनके जो पति थे, उन्होंने वहां पर काम नहीं किया है। अगर वो काम करते, विकास के नाम पे वोट मांगते, आज उनको सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं थी। विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए था उन्हें कि मैंने यही विकास करा है बागेश्वर के अंदर। आप विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? आप बेरोजगारी पे वोट क्यों नहीं मांगते? आप महंगाई के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? आज बागेश्वर के अंदर आप जो है बोलते हैं कि हम सिंपैथी लेंगे। अरे आपकी इनकम्बेंसी कितनी है वहां बागेश्वर में? आप लोगों के बीच जाइए, देखिए कितनी वो एंटीकम्बेंसी है। जो हमारे बसंत कुमार जी हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हमें कांग्रेस उनके आने से मजबूत हुई है, और 101% कांग्रेस वहां पे इतिहास रचेगी। जितने आज तक उपचुनाव हुए हैं उनको दोहराने का काम नहीं करेंगे। इस बार कांग्रेस 100% वहां पर जीत दर्ज करेगी। चलिए, गिरधर शर्मा जी, क्या कहता है आपका पत्रकारिता का अनुभव कि सिंपैथी वोट जो है वो काम करेगा, या फिर बसंत कुमार जी जिस तरीके से क्या थपलियाल जी बता रहे हैं कि बहुत चर्चित चेहरा है और बहुत दमदार नेता हैं, तो क्या लगता है कि जनता इस बार भावनाओं में नहीं बहेगी? देखिए, भारत की जो जनता है वो हमेशा से एक भावनात्मक रूप से चुनाव को लेती रही है। इंदिरा गांधी का मुझे याद है, जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तो पूरा देश भावनाओं में बह गया था। राजीव गांधी का जब हुआ, पूरा देश भावनाओं में बह गया था, और एक तरफा 400 कुछ सीटें इस तरह से आया करती थी कांग्रेस की। ऐसा नहीं कि भावना का इफेक्ट, क्योंकि एक सिर्फ भारत की जनता ऐसी है जो इमोशनल होती है, हमेशा किसी ना किसी रूप में वो इमोशन में बहती है। लेकिन काफी टाइम हो गया हमारे स्वर्गीय चंदन दास जी को, लेकिन जो भावना है महिला की, जैसे आप अभी सभी जने जिक्र कर रहे थे कि वो उसको कैच करना चाहती है। अभी तो खैर टिकट अभी डिक्लेयर हुआ है, अभी आधा एक घंटा पहले ही, तो अभी तो भावना की तो ये बात ही नहीं हुई कि भावना की बात के लिए तो उन्होंने टिकट दिया है, इसमें तो दो राय नहीं। लेकिन अभी उन्होंने किसी बीजेपी प्रवक्ता ने या किसी बीजेपी के संगठन ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम भावना के रूप में हम कैच करेंगे। हो सकता है वो अभी एजेंडा विकास का रूप का भी दिखाएं। ऐसा नहीं है कि चंदन दास जी ने काम नहीं किया, मुझे याद है बहुत सारी नई बसें चंदन दास जी लाए, लेकिन भावना का तो कार्ड है, और दूसरा महिला का कार्ड। महिला का भी कार्ड आपको पता है, जब महिला होते हैं 50% महिला। यही गुरधर जी, यही सवाल ही है कि आखिर गौरव दास जी को टिकट मिलना था, लगभग कंफर्म माना जा रहा था, और उनकी पत्नी जैसा कि सुनने में आया, उन्होंने कहा कि देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ, मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए। इनका बहुत वो चाहती माँ की ममता, जैसा कि अभी थपलियाल जी ने भी कहा। लेकिन अब वो चुनाव लड़ रही, तो क्या बसंत कुमार जी को चूंकि टिकट मिला इसलिए गौरव दास जी को टिकट नहीं मिला और उनकी मां को दिया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और कांग्रेस में रणनीति तो एक दूसरे के खिलाफ खेली ही जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि क्या नाम है, हम बिल्कुल ऐसे वो जीत देखेंगे कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। अब आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे तो पॉलिटिक्स के तहत ही तो राबड़ी देवी को बनाया था, नहीं तो वो क्या
क्या कैंडिडेट थी वो बताइए आप। क्या कैंडिडेट थी, लेकिन ये कि भाई किसी और के हाथ में सत्ता ना चली जाए, कोई और पार्टी पे कब्जा ना कर ले, राबड़ी देवी को बनाया। धीरे धीरे सीखा उन्होंने, अलग बात है, लेकिन वो थी तो वैसे ही बिल्कुल घरेलू वाइफ थी ना, बिल्कुल मना कर रही थी। वो किस लायक थी बताइए आप। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब कुछ संभव है। और जो समाजवादी पार्टी से मुझे याद है, शायद बसंत कुमार जी एक बार चुनाव लड़े थे 2017 में, चुनाव हार गए थे वो, लेकिन प्रत्याशी अच्छे हैं, दमदार प्रत्याशी हैं, इसमें दो राय नहीं है। और उनके बारे में कहा जाता है बड़े तेज तर्रार काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसी के लिए शायद भाजपा ने उनके बेटे का टिकट काटा, रामचंद्र दास जी के बेटे का, शायद इसलिए टिकट काटा होगा, जो मेरी सोच है। क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि प्रत्याशी जिताऊ हो, खाली पार्टी वैसा ना हो, पार्टी जीत सके चुनाव, क्योंकि इज्जत का सवाल है। मुख्यमंत्री पूरी सरकार यहाँ पर है, उसके बाद भी अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कुछ बात नहीं, और सबसे बड़ी बात लोकसभा चुनाव भी है, जनता का मूड समझने के लिए ये उपचुनाव काफी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, तो उस सबको देखते हुए जैसे राबड़ी देवी को वहां पर किया, तो यहाँ पर भी माँ को मनाया गया होगा और कहा गया होगा कि आप, वैसे पैनल में तो उनका नाम था ही, पैनल में उनका नाम था। 3 टिकट थे, जिसमें एक पार्वती जी का था और एक गौरव जी का था और एक अन्य कोई, लेकिन जी बिल्कुल। हाँ, ये लेकिन महिला और विधवा दोनों कैश होगा, कैश होने के पूरे प्रयास किया जाएगा भाजपा द्वारा। और जो चंदन दास जी द्वारा जो काम किए गए होंगे उनको भी कैश किया जाएगा। भाजपा के जो पूरे प्रदेश की सरकार है उसको भी कैश किया जाएगा। इस पर मैं आती हूँ गिरधर जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास। सत्यवीर जी, एक लाइन खत्म करना चाह रहा था कि विपक्ष भी पूरा मजबूत होकर लड़ेगा। वो भी जो काम नहीं किए गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह के काम रहे हो जो सरकारें नहीं किए, उसको भी वो पूरा कैश करेगी, क्योंकि युवा प्रत्याशी बढ़िया प्रत्याशी है। हाँ जी, सत्यवीर जी, क्या गौरव दास जी को टिकट इसीलिए नहीं मिला क्योंकि बसंत कुमार जी को टिकट कांग्रेस ने दे दिया, और आपको ऐसा लगता है कि वो एक जिताऊ कैंडिडेट हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये सिंपैथी वोट चाहिए था कि चंदन राम दास जी की जब पत्नी अगर चुनाव लड़ेंगी तो लोगों को ज्यादा वो उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा सिंपैथी गेन कर पाएंगी। यशी जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, कुछ महीने पीछे ले जाता हूँ। ज्यादा पीछे मत ले जाइएगा। चंपावत में चुनाव हो रहा था, यशी जी, चंपावत में जब चुनाव हो रहा था तब ये सभी लोग कह रहे थे कि ऐतिहासिक हार होगी, ऐतिहासिक हार होगी। और ऐतिहासिक हार वास्तव में कांग्रेस की हुई, जमानत जब्त हो गई। निर्मला गैतोड़ी के अगर आज भी आप बयान उठा के देखोगे, अभी ज्यादा पुराने नहीं हुए, किस प्रकार के उन्होंने बयान दिए थे। और बागेश्वर की दृष्टि से यशी जी आपको बता दूं, ये सब अपनी इच्छाएं पूरी कर ले, वहां के जितने भी खेमे हैं सब आ जाए वहां पे, सब धरातल पर उतर जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएंगे ये मुंह छिपाते हुए सारे के सारे भागेंगे, और फिर दोबारा से कोई चुनाव आएगा, फिर कहेंगे कि ऐतिहासिक हार होगी, ऐतिहासिक हार होगी। वास्तव में इनके बयानों को समझना चाहिए। जितेंद्र जी, मैं आती हूँ, ये अपनी ऐतिहासिक हार की बात करते हैं। और आज जब, और दूसरा एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ऐसा गठबंधन बना है कि एक दूसरे के कैंडिडेटों को तोड़ा जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि वास्तविकता में धरातल पर क्या है और वास्तव में क्या आने वाला। मैं बड़े मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ, जैसा चंपावत में हुआ, जैसा गोपेश्वर में हुआ, जैसा हरिद्वार में हुआ, वैसा ही उसका बिल्कुल उसकी परछाई आपको ये बागेश्वर चुनाव में देखने को मिलेगी। बाकी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारी दृष्टि से तो जितने भी मतदाता होते हैं, वोटर होते हैं, हमारे लिए तो भगवान और ईश्वर स्वरूप है। मगर इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता तक किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सुरजेवाला कह रहे हैं कि भाई ये वोटर तो राक्षस होते हैं। तो बागेश्वर की जनता ये भी तय करेगी कि भाई वोटर राक्षस होता है कि ईश्वर स्वरूप होता है। मैं तो आपको फिर कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए तो वोटर ईश्वर स्वरूप है। और बागेश्वर में जिसको आना है, जितने खेमे हैं, जितने गठबंधन है, जितने धड़े हैं, सबके सब आ जाइए। अपनी जिसकी जितनी अपने अंदर की जो जिसकी जितनी लगी हुई है कि बागेश्वर आ जाइए, सब मैदान में आ जाइए। चलिए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। जितेंद्र जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। सारे भागेंगे, डिबेटों में भी नहीं आएंगे। जितेंद्र जी, क्या जब जब उपचुनाव हुए हैं, भाजपा की सरकारें रही हैं, जब आप भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां जब चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव उसमें, तो क्या वहां पर क्या वो प्रत्याशी, भाजपा की प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी कि सरकार चुनाव लड़ रही थी? पूरी सरकार वहां पड़ी थी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था। वही खतरा जो है बागेश्वर में भी है। सरकार चुनाव लड़ेगी, हमें तो नहीं लगता कि पार्वती दास चुनाव लड़ेगी।
और इनका जी, परिवार मैं थोड़ा सा मान्य देश दुनिया को परिवार जितेंद्र जी, मैं आपकी बनाने वाले परिवार को ही टिकट देते हैं, परिवार को ही आप टिकट देते हैं और दूसरों पे जितेंद्र आरोप जी, लगाते हैं। जितेंद्र जी भैया अपने घर में अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरों पे आप बाद में आरोप प्रत्यारोप करिए। कांग्रेस वहां पे मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भाजपा के खिलाफ इस समय पूरे प्रदेश में माहौल है। पूरी प्रदेश की जनता इस समय भाजपा को वोट नहीं देना चाहती है। इसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां फटकारने वालों को कभी युवा वोट नहीं देगा। युवा इस समय अपनी उसको शांत करने के लिए, आक्रोश को शांत करने के लिए कांग्रेस को वोट देगा, कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। ठीक है सत्यवीर जी, अपनी बात को फटाफट पूरा करिए आप। चाहूंगा ये किसी 5 सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। कहिए। सरकार चुनाव लड़ेगी और सरकार उपचुनाव है, तो मैं इन्हीं की पटल पे बात कर लेता हूँ, इन्हीं के आधार पर बात कर लेता हूँ। जिस प्रकार से जितेंद्र जी कह रहे थे, 2013 में उपचुनाव होता है, केंद्र में भी यूपीए सरकार होती है, कांग्रेस सरकार होती है और प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार होती है। उस समय उपचुनाव होता है टिहरी गढ़वाल लोकसभा का, और उस समय क्यों ये हारे? जब सरकारें चुनाव जिताती है तो सरकार होती है प्रदेश में, उसका कैंडिडेट जीता है। उस समय चुनाव क्यों हारी? उस समय तो हमारी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह जी जीती। वास्तविकता में आपको बता रहा हूँ यकी जी, उसी दिन चुनाव आएंगे बागेश्वर के, उस दिन ये कहीं दिखेंगे नहीं। वास्तविकता चलिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आखिर बागेश्वर उपचुनाव कौन सी पार्टी जीती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त की कमी है चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे उपचुनाव की किसकी तैयारी है। बागेश्वर के उपचुनाव होने हैं और आपको बता दें कि जहां एक और चंदन राम दास जी की पत्नी पार्वती दास जी को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं बसंत कुमार जी को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है। कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि इसके क्या रिजल्ट होंगे, जनता क्या सिंपैथी कार्ड में के जरिए वोट देगी या फिर काम को देखते हुए वोट देगी, ये जरूर देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।